हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि 2016 से 2022 तक के सभी लघुत्तरीय प्रश्न सम्मिलित हैं, यानी शामिल है। ठीक है ना। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखे और भी सब्जेक्ट्स के इस तरह की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई, और इस हिंदी में भी 2016 से 2022 तक के अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को भी हमने आप लोगों को दी। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी मदद करा रहे होंगे क्वेश्चंस। इसी तरह आज की भी वीडियो है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। और जैसे कि कमेंट सबके आ रहे हैं कि और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस इसी तरह से प्रोवाइड कराई जाए, तो जी हाँ, आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विसर्ग एवं अनुस्वार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विसर्ग विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण न होकर केवल वर्णों का चिन्ह होता है जो सदैव स्वर वर्ण के बाद होते हैं, जो रा अथवा सा का रूपांतर मात्र है। जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिल जाता है। उदाहरणार्थ विद्यालय, मोहना। अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। उदाहरणार्थ हंस, वंश, कंत, भंग, रंग आदि हो जाते हैं। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण अक्षर के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण की भांति होगा। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हो जाते हैं राजश्री, अजातशत्रु, कामना, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी और जन्मेजय का नागियक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, करुणालय, सज्जन, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और देखिए, हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2016 में सूरदास अथवा कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, किसी एक के बारे में जानेंगे लेकिन हम दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। हो सकता है आपका सूरदास जी भी आ जाए, हो सकता है आपका कबीरदास जी के भी बारे में पूछ लिया जाए। तो चीजें आप लोगों को सभी आनी चाहिए। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। रचनाएं हो जाती हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी हो जाती हैं। कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें दो बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्त मौला फकीर थे। इन्होंने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए।
रचनाएं। कबीर ने विभिन्न उपदेश दिए जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया। इसके 3 भाग है। कबीर की साखियां दोहों के रूप में हैं। उनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शब्द गए पद है, इनमें प्रेममय भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमैनी चौपाई और दोहा के रूप में है। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखिए। पठ धातु का लट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष आपठत, आपठताम, द्वितीय पुरुष और बहुवचन आपठन। ये इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। भावार्थ है, कवि रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता क्योंकि यदि मोती का पानी उसकी आप या कांति से चली जाए तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी आत्मसम्मान चला जाए तो प्रतिष्ठाहीन मनुष्य 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से पानी यानी जल चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रधानाध्यापक प्रधान प्लस अध्यापक हो जाता है, इत्यादि इति प्लस आदि। देवनागरी लिपि क्या है? विभिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न भिन्न होती है। हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रीय भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, अर्थात हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है जीवनी किसे कहते हैं? जब किसी दूसरे के बारे में जीवनी लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं अपने बारे में लिखी जाती है। जीवनी में इतनी सत्यता नहीं होती और आत्मकथा में सत्यता होती है, ठीक है ना। तो जीवनी जिस कवि या लेखक का जन्म कहाँ और किस परिवार में कब हुआ तथा उसकी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या योगदान दिया, अर्थात उनकी रचनाओं आदि का विवरण, साथ ही हिंदी साहित्य सेवा से प्राप्त उपाधियों आदि का विवरण, इसके उपरांत हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु स्थान और अंत में देहावसान कब हुआ, उपरोक्त विवरण जीवनी के अंतर्गत आता है। आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं किसी विशेष विषय पर लिखा विवरण जिसके अंतर्गत अपने जीवन पर आधारित घटना विशेष का वर्णन होता है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर तो समझ लेते हैं। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई होती है, उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की निजी गहराइयों से जुड़े प्रसंग के आधार पर लिखता है। जीवनी में यह आवश्यक नहीं है कि लेखक जीवनी लिखने वाले व्यक्ति की गहराइयों से परिचित हो। आत्मकथा में लेखक अपना जीवन वृत्त स्वयं प्रस्तुत करता है, इसलिए आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि लेखक घटनाओं के विषय में जितना जानता है उतना अन्य कोई व्यक्ति नहीं जानता। जीवनी लिखने वाले लेखक को जीवनी लिखने के लिए यही सामग्री विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करनी पड़ती है। यदि चरित्र नायक इतिहास पुरुष हो तो जीवनीकार को उसके जीवन को लेकर व्यापक शोध करना पड़ता है। आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है और जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं? किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी सुबोपाली, ठीक है ना। वाचन पढ़ने के उद्देश्य, वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, लिखने के उद्देश्य। तो यहाँ पे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता प्राप्त करना, शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास। भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाचन एक कला है
और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता है। वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियां, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णता, आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक अधिकारी को एक पत्र लिखिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा। माननीय निवेदन है कि बेसिक विद्यालय की कक्षा डॉट यहाँ पे विद्यालय का नाम, ठीक है ना, कक्षा 5 का छात्र हूँ। यहाँ कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें कभी ऊंची कक्षा के छात्रों के साथ बिठा दिया जाता है तो कभी नीची कक्षा के छात्रों के साथ बिठा दिया जाता है, कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। सादर प्रार्थी, अजय सिंह। पुनर्बलन के अंतर्गत या पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है? साधारण लिखिए। पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। पुस्तक समर्पण की, उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा, सभा में विरोध प्रकट किया गया, मेरी को बाजार जाना है। तो पुस्तक समर्पण की नहीं, पुस्तक समर्पित की, उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ठीक है। सभा में विरोध प्रकट किया गया, तो सभा में विरोध हुआ। मेरे को बाजार जाना है यानी मुझे बाजार जाना है, इस तरह से हो जाता है। यथाविधि, त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। यथाविधि यानी विधि के अनुसार अभिभाव समास हो जाता है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार यानी द्विगु समास। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है। कर्मधारण समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। कौन होता है? बहुब्रीहि समास यानी प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संचित पाठ्य योजना बनाए, जो आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और अगर आपको पाठ्य योजना देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, हमने पाठ्य योजना बहुत अच्छे से बताई है आप लोगों को, तो आप बना सकते हो। विसर्ग एवं अनुस्वार के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण न होकर केवल वर्णों का चिन्ह होता है जो सदैव स्वर वर्ग के बाद होते हैं। जो रा अथवा सा का रूपांतरण मात्र है। जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिल जाता है। उदाहरणार्थ विद्यालय, मोहना, ये हो जाते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर्ण वर्ण के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। उदाहरणार्थ हंस, वंश, कंत, भंग, रंग आदि। अनुस्वार देखिए एक ना है यानी एक बिंदी, और अनुनासिक यानी 2 बिंदी यानी एक चांद और एक बिंदी। उसके बाद यदि इसका प्रयोग 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ग की भांति होगा। उसके बाद आप देख लेते हैं क्वेश्चन आपका हो जाता है संबंध कारक किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहां संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे जैसे। यह प्रेमचंद्र का उपन्यास है। अब देखिए संबंध कारक यानी संबंध को बनाता है ना। इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट हो, वही तो होता है संबंध। तो यह प्रेमचंद का उपन्यास है, तो का देखिए आ गया। मेरे घर आना, ना, और देखिए का, की, रा, री, रे है ना, मेरे घर आना। इस तरह से क्या है, संबंध कारक हो जाता है। और आपने देख लिया इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, नाम ही से पता चल रहा है। उसके बाद है भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है? तो वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। अब आप क्या है, कुछ भी आप बोल रहे हो बहुत जल्दी जल्दी आप बोल दोगे तो लोगों की समझ में वो चीज़ नहीं आएगी, और बहुत स्लो बोलोगे तो लोग कहेंगे कब ये पूरी बात अपनी करेगा, है ना। तो क्या होता है कि बीच में हर चीज़ कहते नहीं है कि हर एक चीज़ का एक लेवल होता है, वो होता है
मीडियम, जब आप मीडियम कोई चीज़ करेंगे तो वही बेस्ट होता है। उच्चारण करते समय जीभ को दबाना। अब आप अपनी आवाज़ में चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं, आप बनावटी बोल रहे हैं या जीभ से निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं सही है। जैसे भी आप बोलते हो अपनी ही वॉइस में, रियल वॉइस में आप बोलो, है ना। रुक रुक कब बोलना, अब आप रुक रुक कर बोलोगे तो उसमें भी उच्चारण दोष होता रहता है। वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो नाक से सुर निकालते हैं, तो वो चीज़ तो अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि जो हमारी रियल आवाज़ है मुंह से आवाज़ निकालें, नाक से ना निकालें, है ना। तो वही उच्चारण का ये तो दोष माना गया है। अब दोष करना तो अच्छी चीज़ नहीं है। दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, तुतलाकर बोलना, बुदबुदाकर बोलना, उच्चारण अपूर्ण करना, संगीतमय स्वर में बोलना, वर्णों को फेंक कर बोलना, बोलते समय गले में से गड़बड़ाहट की ध्वनि का निकलना, उच्चारण का समुचित अभ्यास ना होना भी दोष का कारण है। आप जब आपको उच्चारण का समुचित अभ्यास ही नहीं है तो आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ है। मौन वाचन यानी मन ही मन में पढ़ना, धीमे धीमे पढ़ना, है ना, ऐसे। तो कक्षा में शोर नहीं होता है, हाँ बिल्कुल सही है। मौन वाचन से थकान कम होती है, हाँ जी बिल्कुल सही है। मौन वाचन से समय की बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता है। और सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, ये चीज़ है। अभ्यास के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने ज़ोर ज़ोर से पढ़ा तो उसमें थोड़ा आपको थकावट भी आती है। लेकिन जब आप स्लो पढ़ेंगे, आप मन ही मन में पढ़ेंगे, तो आपको थकावट कम आएगी, जिससे आप स्पीड में और भी, जैसे आपने मान लीजिए 10 वर्ड पढ़े अगर तेज तेज आवाज़ में, तो अगर जब आपने मौन पठन किया तो 12 से 13 आप पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण ले जाने वाले स्थलों में कौन कौन हो जाते हैं। पुस्तकालय, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे नई नई बुक्स देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसमें शिक्षा पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धन करती हैं। हाँ, ऐतिहासिक इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपने ऐतिहासिक विरासत के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब ऐतिहासिक विरासत में क्या हो जाता है, जैसे ताजमहल भाई हो गया, है ना। आप बच्चों को आगरा ले जाएं, वहाँ का ताजमहल दिखाएं, उसके बारे में बताएं, ये क्यों बना, कैसे बना, कब बना, किन किन चीज़ों से बना, कितना टाइम लगा, है ना। आप दिल्ली ले जाएं, लाल किला दिखाएं, कुतुब मीनार दिखाएं, है ना। और भी जगहों पर जाएं जहां ऐसे ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो उनको जब आंखों से वो लोग देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो उनसे आप क्वेश्चन करो, अच्छा आपने ताजमहल कहाँ देखा था। अब उनको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, आगरा में देखा, कैसा बना था, अब उनको पता है, वाइट था, है ना, सफ़ेद बना है, संगमरमर से बना है ना भाई, किसकी याद में बनवाया गया, किसने बनवाया। आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे और बच्चे उसका आंसर देते चले जाएंगे। अब आ जाएं आप दिल्ली में। दिल्ली में आपने लाल किला दिखाया, अब बच्चे जानते हैं जब दिल्ली गए थे तो वहाँ लाल किला देखा था। अब आपने उनसे क्वेश्चन किया तो बच्चे ने आंसर दे दिया कि भाई हाँ, हम जब दिल्ली गए थे तो देखा था। तो ऐसे क्या होता है, चीज़ों को रटवाना भी बच्चों को नहीं पड़ता है, और रटने की विधि तो अच्छी मानी ही नहीं जाती है। लेकिन जब ऐतिहासिक आप भ्रमण करवाएंगे, ऐतिहासिक चीज़ें दिखाएंगे, तो बच्चों को बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें हो जाता है किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव की समीक्षा कर सकने की शक्ति का विकास करना, अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। इस तरह से हो जाता है। फिर क्वेश्चन है आपका, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श में सकुशल हूँ। आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा फल 28 मार्च को आया। इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। मुझे अपनी इस सफलता पर अपार खुशी हो रही है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। शेष कुशल, आपका आज्ञाकारी पुत्र रवि। यहाँ पे आप XYZ डाल दें। दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, माँ पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार। झलमल पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों की धुति निहार। तो अर्थ में इसमें हो जाता है, बालक की सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग
की प्राप्ति हो गई है। बगीचे में ऐसे सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं, पर माँ की गोद इन गुलाब के फूल से भी बड़ी है। तेरी सुंदरता बेमिसाल है, पर तेरे दांतों की चमक के सामने ये सब धुंधले प्रतीत होते हैं। इसका शीर्षक क्या है? तो ममता हो जाता है। क्वेश्चन आपका है कि जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताएं। तो जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर है। जीवनी, अभी देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए ये 20 में भी आया, 16 में भी आया, 2019 में भी आया है, इसलिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जीवनी यानी जो हम दूसरों के बारे में लिख रहे हैं, है ना, जो लेखक दूसरों के बारे में लिखता है, और आत्मकथा जो लेखक अपने बारे में लिखता है। तो देख लेते हैं, जीवनी को किसी जीवन पर आधारित होती है, किसी के जीवन पर, जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती है, जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है, जबकि जीवनी में नहीं होता। जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। क्वेश्चन है आपका, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता: पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। कारक किसे कहते हैं? उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह। कारक किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हेरे अरे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कारक किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों का कोई एक श्लोक लिखिए। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविष्टु गच्छवतु वा यथेष्टम् अद्ये वह मरणामस्तु युगान्तरे वह न्यायात पथा पर्वचलन्ति पदम नाधीरः। उसके बाद सेकंड है आपका, जाड्यम धियो धरति सिज्जति वचि सत्यम मनोनन्ति दशन्त्यः पापमपः करोति लक्ष्म्यः तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्य सत्य गतियः कथयम किम न करोति पुंसाम। तो इस तरह से ये कई श्लोक हैं, आप इसमें से याद कर लें इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आते हैं ना। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग कौन सी सीरीज 2019 की कंप्लीट कर रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मक्षिका यानी मक्खी हो जाती है। बहवह यानी बहुत सारे। माँ मुझे तक्रम छाछ। तो इस तरह से ये भी आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मनोरथा सज्जनः वसंतोत्सवः मध्यवर्यः। मनोरथा मन प्लस उरथा, सज्जनः सत प्लस जना, वसंतोत्सव वसंत प्लस उत्सव, मध्यवर्या मधु प्लस अरियः। कबीरदास जी का सामान्य परिचय दीजिए। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जीवन परिचय। महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति की ज्ञानश्री शाखा के प्रधान कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है, तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर आपका जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मंजरी के अनुसार मगहर में हुई थी। जनश्रुति है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहरदारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया, जहां से जुलाहा जाति के नीरू और नीमा दंपति ने इनको उठा लिया और इनका पालन पोषण किया।
बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाहे का धंधा ही अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए कबीर के हृदय में ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा बलवती हुई, इसलिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था तथा इनके पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली भी थी। अंतिम दिनों में कबीर मगहर में आकर रहने लगे थे। लोगों ने बताया कि जो काशी में मरता है स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। स्वाभिमानी और साधक कबीर को यह कब सहा था। उन्होंने कहा कि काशी में मरकर स्वर्ग प्राप्त किया तो इसमें ईश्वर की क्या बड़ाई होगी, हम तो मगहर में ही मरकर स्वर्ग प्राप्त करके रहेंगे। कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतरित हुए थे। वे अक्खड़ व्यक्तित्व के युक्त लापरवाह और मस्तमौला फकीर थे। वे मुसलमान होने पर भी मुसलमान नहीं थे और जन्म से हिंदू होते हुए भी विरक्त और विरक्त होते हुए भी गृहस्थ थे। कबीर ने नाथपंथी अवधूतों, मुल्ला और पंडितों को उनके बाह्यडंबरक के लिए फटकारा। इन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा, परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। उनके नाम पर देश में कबीर मठ और कबीर पंथ स्थापित हो गए, जो आज भी केवल बनारस में ही नहीं बल्कि सर्वत्र दिखाई देते हैं। रचनाएं कबीर अनपढ़ थे, यह उनके इस कथन से स्पष्ट होता है। मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने उपदेश दिए जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रह कर लिया। बीजक, साखी, शबद और रमेनी 3 भाग हैं। कबीर की साखियां दोहों के रूप में हैं। उनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शबद गए पद हैं और उनमें मुख्यतः प्रेम परक भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमेनी चौपाई तथा दोहा पद्धति पर रचित है। जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताएं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आपका आ गया है। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती है जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा में लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है जबकि जीवनी में नहीं होता है। जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विषय में लिखा विवरण होता है जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं जबकि उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। तो ये हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सब आता होगा कि उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे, है ना। तो आप आगे पहले कोई वर्ड लगाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग आगे हो जाएगा और पीछे लगाएंगे तो प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। मौन वाचन किसे कहते हैं? जो वाचन बिना आवाज किए या मन ही मन में पढ़ा जाता है वो मौन वाचन कहलाता है। विशेष्य किसे कहते हैं? उदाहरण बताएं। विशेषता शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे वाक्य विशेषण विशेष्य। तो तान्या सुंदर बच्ची है, तो विशेषण इसमें क्या है, विशेषता क्या है, सुंदरता यानी सुंदर। और विशेष्य क्या है यानी सब्जेक्ट क्या है, तो तान्या है ना। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो गुलाब पसंद है। तो और इसकी विशेषता क्या है, लाल, और है ये क्या, गुलाब। तो इस तरह से हो जाता है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ये होता है। और राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति। अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उपयुक्त शीर्षक लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं। उपयुक्त शीर्षक लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए, शीर्षक बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश का एक छोटे वाक्य से अधिक होना चाहिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना।
क्वेश्चन आपका देखिए 2021 स्टार्ट हो जाते हैं। जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताएं। अक्षरों मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, उच्चारण अंगों के विकार के कारण वे संबद्ध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता, हलंत का सही प्रयोग न होने पर, दुरभ्यास के कारण। यहाँ पे आपको हो जाता है निम्नलिखित शब्दों को संधि यानी निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए, है ना। महोत्सव महा प्लस उत्सव कौन सी हो जाती है, तो गुण संधि हो जाती है। पवन पो प्लस अन तो अयादि संधि हो जाती है। यद्यपि तो यड़ संधि हो जाती है, ठीक है ना। अगर जैसे इसको आप याद रखना चाहें तो देखिए महोत्सव यानी महोत्सव होता है तो क्या होता है, मिठाई बंटती है। तो गुड़ क्या होता है ना, मीठा होता है। तो इसमें महोत्सव हो गया यानी गुड़ संधि हो गई। पवन तो प प्लस अन पवन तो इसमें क्या होता है, ये आग को बुझा देता है। तो आयादि आ फॉर आग, है ना। तो फिर यद्यपि तो या से यद्यपि और या से यड़ संधि। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद करने के ये तरीके हो जाते हैं जिसमें चीज़ें भूल ही ना जाएं, बस और कुछ नहीं होता है। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, किन्हीं हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उसके लेखक का नाम बताएं। किसी स्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभव के बारे में लिखे वृत्तांत को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत का नाम है अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक अज्ञे जी हो जाते हैं, ठीक है ना। अरे यायावर रहेगा याद। नीचे लिखे नीति प्रक श्लोक का अर्थ लिखें। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिताना तु वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है। इस प्रकार की गणना लघु चेतना वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले मनुष्यों के लिए तो पूरी दुनिया ही कुटुंब अर्थात परिवार हो जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। अभिधा ध्रुवम शवः सांप्रतम। अभिधा मतलब होता है चारों ओर और ध्रुवम मतलब होता है अवश्य और शवा यानी आने वाला, कल, संप्रतम यानी अब, ये हो जाता है। उसके बाद कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सूरदास अथवा कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्री नाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं तो प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें 2 बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्त मौला फकीर थे। इन्होंने नाथपंथी अभूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए।
कबीर ने विभिन्न उपदेश दिए जिन्हें इनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया। इनके 3 भाग हैं। कबीर की साखियां दोहों के रूप में, इनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शब्द गय पद इनमें प्रेममय भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमेनी चौपाई और दोहों के रूप में है। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो पठ धातु का एक वचन तो और प्रथम पुरुष देखना है तो एक वचन अपठत, द्विवचन अपठताम, बहुवचन अपठन, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मौखिक पठन के क्या उद्देश्य है बताइए। तो मौन वाचन का अर्थ इसमें देख लेते हैं। लिखित विषय सामग्री में व्यक्ति भावों तथा विचारों को समझने के लिए शब्दांश को बिना ध्वनि उच्चारण के यदि मन ही मन में पढ़ा जाए तो उसे मौन पठन कहते हैं। शब्द यानी शब्दकोश के अनुसार मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दाचारण के किया गया पठन है। मौन वाचन के उद्देश्य। मौन पठन के निम्नलिखित उद्देश्य: पठन की गति में तीव्रता लाना, पठन किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, शिक्षार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। इस तरह से हो जाता है। अब आपका 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण है ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, किसी ध्वनि का तेज कर देना, किसी ध्वनि का अति उच्चारण, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, सुर अनुलाहन, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग, हकलाना या तुतलाना, कम सुनना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। विद्या पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ है। जिसके पास विद्या नहीं, ना तप है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना धर्म है, वे पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं। उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना चाहिए। अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार यहाँ स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंग, भंग, हंस, वंश आदि। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिनका संकेत इस तरह से होता है ना, चंद्र बिंदु। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो तब वे स्वर अनुनासिक कहलाएंगे, जैसे हंस, यहाँ, वहाँ, कहाँ, झांसी आदि हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। इन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। उन्होंने काव्य के साथ कहानियां, रेखा चित्र, निबंध लिखे। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी ने समाज जीवन के साथ भारतवर्ष की ग्रामीण जनता के दुख दर्द का चित्रण किया। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हुआ है, यानी आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। जीवनी में किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। जीवनी काल्पनिक हो सकती है जबकि आत्मकथा केवल सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है? तो छात्र जीवन में नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने से उन्हें कई विविध विषयों पर जागरूकता मिलती है। अक्षीणो कित्तः क्षीणो व्रतस्तु हतो हता श्लोकांश का हिंदी में भावार्थ लिखिए। यानी मनुष्य धन से क्षीण नहीं होने पर भी नष्ट नहीं होता, चरित्र के क्षीण होने पर वो नष्ट हो जाता है। अर्थात चरित्र के जाने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं बचता है। विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। पिता को पत्र गायत्री छात्रावास, गायत्री पब्लिक स्कूल, आगरा, डेट डाल देंगे। यहाँ पे पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श
पूजनीय पिताजी, आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ सब कुशल मंगल है। पिताजी, मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने यह घोषणा की है कि वे सभी छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाएंगे। इसके लिए इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को चुना है। उन्होंने बताया कि हमारा भ्रमण ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 जून को प्रस्थान करेगा और 20 जून को वापस लौट आएगा। मेरे सभी दोस्त और विद्यालय के सभी शिक्षक इस भ्रमण यात्रा पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करेंगे। पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श एवं छोटों को शुभ प्यार। आपका पुत्र हरिशंकर, यहाँ पे नाम है, आप नाम नहीं डालेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, कंद कम एवं मिष्ठाम शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। तो कंदकम, बालकः कंदुकम कीडति, यानी बालक क्या करता है, गेंद से खेलता है। और उसके बाद मिष्ठानम का एक प्रयोग देख लेते। यहाँ पे आपका हो जाता है मिष्ठानम के लिए मोदकः, यहाँ पे लिख देते हैं मोदकः गणेशाय, और हो जाता है प्रियः मिष्ठान्नम अस्ति। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों के जो 2016 से 2022 तक के सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो इससे रिलेटेड हमने वीडियोस डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। और फिर भी हम आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम है तो मान के चलें कि जनवरी के फर्स्ट वीक में होना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई भी डेट शीट ऐसी नहीं निकल कर आई है जो पीएनपी की तरफ से आई हो। क्योंकि कुछ डेट शीट निकल कर आई जो फेक थी, और पूरी तरह से फेक थी, क्योंकि पहली जो डेट शीट निकल कर आई वो 1 जनवरी से एग्ज़ाम के लिए, फिर दूसरी डेट शीट निकल के आई तो 8 जनवरी से स्टार्ट थे, लेकिन वो सभी फेक न्यूज़ थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि आप लोग ये वेट कर रहे हैं कि जब डेट शीट आ जाएगी तभी हम स्टडी को करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग ना करें। आप लोग देखिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि कभी भी आ सकती है डेट कि हाँ एग्ज़ाम आपकी इस डेट में है। तब आप क्या करेंगे, अचानक से पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि अब इतने ही दिन बचे हैं, कैसे इतना कवर करें, और एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, है ना। फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में नहीं तो मान लीजिए 1-2 दिन ऊपर नीचे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें, और जैसे भी न्यूज़ आती है हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कराते हैं और कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को अच्छे से करें, और डेट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि हाँ जब डेट शीट आएगी तभी हम स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।